हाँ दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। तो आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही खास गार होने वाला है। इससे पहले हमने 2 वीडियो शूट किए हैं, उन वीडियो को आप जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज का जो सेशन है, जो टॉपिक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर साल लगातार बोर्ड एग्जाम में वहां से सवाल बनते ही बनते हैं, तो बिल्कुल भी इन टॉपिक से आपको चूकना नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। तो देखिए, जो क्वेश्चंस हैं, आप इस सवालों से बच नहीं सकते बोर्ड एग्जाम में कि भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। हमें आज पढ़ना क्या है? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था क्या होती है और इसमें कितनी सूची है, ये भारत और बाकी देशों में इनका क्या अंतर है, एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये सवाल कब पूछा गया? 2024 में। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कब पूछा गया? 2021 में। भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं की विवेचना कीजिए, कब पूछा गया? 2023 में। मतलब सोच के देखिए, 2024, 21, 23, फिर 23 में और 22 में, ऐसे ही 2021 में, 2020 में, और लगातार ये सवाल कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं, जो आपके लिए काफी खासगार होते हैं। तो अब चलिए हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि आखिर में टॉपिक क्या है। सवाल आपने देख लिया होगा, जो सारे सवाल हैं कि संघीय ढांचा, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। फिर से वही चीज लिखी हुई है, विशेषताएं और संघीय विशेषता की किन्हीं 2 विशेषताएं, वही चीजें बार बार हैं। अब बात यह है माय डियर स्टूडेंट कि लगभग सवाल वही है, हम लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं। जैसे ही थोड़ा सा सवाल घुमाता है, हम पूरी तरीके से घूम जाते हैं। हम सवाल रट के जाते हैं, रट्टू तोता होते हैं कि अगर ये सवाल आएगा तो हम ये आंसर छाप देंगे, लेकिन नहीं। देखिए, सवाल के पूछने का तरीका अलग अलग होता है और आंसर उसके वही होते हैं, और हम लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो बिल्कुल चक्कर खा के गिरना नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ है भविष्य पथ। तो चलिए देखिए इसके जवाब कि आखिर में संघीय व्यवस्था होता क्या है। तो जो संघीय व्यवस्था है कि भारत में संघीय व्यवस्था का उद्भव अंग्रेजों के शासनकाल से माना जाता है। भारत के राज्य स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं, बल्कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए शासन संचालित करते हैं। इसलिए भारत की शासन व्यवस्था को कभी संघात्मक तो कभी एकात्मक माना जाता है। यथार्थ में भारत में संविधान का बाह्य रूप संघात्मक, किंतु उसका आंतरिक रूप एकात्मक है। अब इन चीजों को हम लोग समझेंगे कि आखिर में ये क्यों कह रहा है कि भारत में जो ऐसा क्यों है कि कहीं कभी एकात्मक और कभी संघात्मक है। आप सोचिए कि जब अंग्रेज हमारे भारत में थे तो ये एकात्मक था। एकात्मक कैसे था कि अंग्रेज ही पूरी तरीके से अपनी शासन व्यवस्था चला रहे थे, उन्हीं का बोलबाला था, जो वो कहते थे वही होता था। ब्रिटेन में अभी भी ऐसा है, एकात्मक शासन लागू है वहां पर, और वहां के कुछ लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जहां एकात्मक शासन होता है वहां के लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। अब हमारे भारत में कैसे ये एकात्मक और संघात्मक दोनों चीजें हैं। जब भी केंद्र सरकार किसी नियम को पास करती है और उसे हर राज्य को फॉलो ही करना होता है, मतलब ये बिल्कुल दिशा निर्देश होता है कि इसे फॉलो ही करना है। जैसे कि देखिए, जब कोरोना काल लगा तो कुछ ऐसे नियम लगाए गए कि जिसमें प्रत्येक राज्य को वो बातें माननी ही पड़ी, तो ये हो गया एकात्मक शासन। और जब कोई राज्य पर्सनल अपने राज्य में कोई नियम लगाता है या केंद्र और राज्य मिलकर उस नियम को लगाते हैं, तो वो संघीय शासन व्यवस्था होता है। बात दोनों समझ में आ गई? एकात्मक और संघात्मक दोनों हमारे देश में कैसे लागू होता है, इसीलिए क्योंकि एकात्मक और संघात्मक दोनों है कहीं कहीं पर, इसीलिए इसको अर्ध संघात्मक व्यवस्था भी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी माय डियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम आगे। तो आगे हम बात करते हैं कि एकात्मक शासन आखिर में है क्या। ये डिफिनेशन
किसी भी बुक में आप ढूंढ लीजिए, आपको ये डिफिनेशन मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप लगे रहिए हमारे साथ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, नई जानकारियां आपके बीच जरूर रखी जाएंगी। ऐसा शासन जिसमें केवल केंद्र सरकार की शासन व्यवस्था के अनुरूप पूरे देश में कार्य होता है उसे एकात्मक शासन कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि एकात्मक शासन वो होता है जिसमें सिर्फ केंद्र की चलती है, राज्य की बिल्कुल नहीं चलती, उसे ही हम कहते हैं क्या, एकात्मक शासन। केवल अकेले एक ही राजा है, आप सुने होंगे दक्षिण कोरिया में एक ही राजा है, उसी के अनुसार पूरा देश चल रहा है। श्रीलंका में देख लिए एकात्मक शासन है। ऐसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, ब्रिटेन अभी भी, वहां भी एकात्मक शासन है। ऐसे आपका जापान है, एकात्मक शासन है। तो ऐसे कई सारे अभी भी देश हैं जहां पर क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था लागू है। अब बात करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था की। तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ये क्या है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी अपने देश में अपने अनुसार कार्य करती है, उसे संघात्मक शासन कहते हैं। मतलब केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी उसमें अपनी बात को रखती है और उसके अनुसार भी काम होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संघात्मक शासन व्यवस्था। ये कहाँ कहाँ है, तो ये भारत में है, नेपाल में है, उसके बाद में आपके पाकिस्तान में है, इसी प्रकार अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसे कई सारे जगहों पर यह शासन व्यवस्था लागू है। कौन सी, संघात्मक शासन व्यवस्था। बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिएगा कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, तो आपको क्या जवाब देना है, संघीय शासन व्यवस्था। आगे बात करते हैं कि आखिर में भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है उसका रूप कैसा है, वो हमारे देश में आखिर में क्या कारण है कि संघीय व्यवस्था हमारे देश में बनानी पड़ी। तो चलिए देखते हैं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र बना, इसलिए दोनों देशों से हिंदू और मुसलमानों का स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण मतलब बहुत सारे हिंदू ऐसे थे जो आजादी के बाद भारत आ गए और बहुत सारे मुस्लिम भाई ऐसे थे जो आजादी के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए। इस स्थानांतरण में बहुत सारे व्यक्ति मारे गए और भारत देश को आजादी मिलने के बाद भी भारत के बहुत सारे राज्य 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुए थे। मतलब बहुत सारे ऐसे राज्य भी थे जो आजाद नहीं हुए थे, जैसे पुदुचेरी हो गया, गोवा हो गया, फिर आपका सिक्किम हो गया, ऐसे कई सारे राज्य थे। फिर आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर का विवाद जानते ही हैं, वो भी उस समय आजाद नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे राज्य थे, हैदराबाद भी उसमें शामिल है, वो भी उस समय नहीं आजाद था। तो इसीलिए संघीय व्यवस्था बनानी पड़ी, जिनका अपना एक अलग देशी रियासत बना हुआ था। परंतु आजादी के कुछ समय बाद उन सभी देशी रियासतों का भारत में विलय होने लगा। अब विलय इतनी आसानी से नहीं हुआ, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। तब जैसे सिक्किम हो गया या जम्मू कश्मीर आज आपके भारत में गिना जाता है, या गोवा हो गया, पुदुचेरी हो गया जो कि फ्रांस के कब्जे में था, आपका गोवा पुर्तगाल के कब्जे में था आजादी के बाद भी। तो बाद में कुछ ऐसे नियम लगाए गए कि जिसके तहत वो आज भारत में शामिल है। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। जिस प्रकार भारत में संघीय शासन व्यवस्था का अर्थात संघीय व्यवस्था का उद्भव हुआ, मतलब जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो भारत को एक संघ रूप घोषित किया गया, लेकिन भारत में संविधान बनने के बाद भी सभी को पूरी आजादी नहीं दी गई। अब सभी को मतलब जो सभी राज्य थे उन सभी को पूरी आजादी नहीं दी गई। तो क्या रीजन था कि सभी को पूरी आजादी नहीं दी गई? रीजन ये था माय डियर स्टूडेंट कि नया नया देश आजाद हुआ था, और अगर सभी राज्यों को पूरी आजादी दे दी जाती तो उस देश हमारे भारत देश के कई टुकड़े हो जाते, कि जब अपना ही मनमानी हर देश करने लगता
तो वो हमारे देश से क्या हो जाते, अलग हो जाते। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि राज्य अपने तरीके से काम कर सकता है, वो देश से टुकड़ा करवा सकता है अगर जनता चाहे तो। इसीलिए उस समय संघीय तो कहा गया, लेकिन पूरी तरीके से छूट नहीं दी गई। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह 2 स्तर में विभाजित थे, परंतु कुछ समय बाद यह 3 स्तर में विभाजित हो गए। मतलब शुरू में केवल और केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही था, बाद में नगर पालिका आया। पहले क्या क्या था, केंद्र और राज्य। नगर पालिका बाद में इसलिए नहीं आया क्योंकि नगर पालिका सबसे निचली स्तर पर है और यह भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब बाकी चीजें तो है ही है लेकिन ये छोटी चीज है, इसको संभालना काफी भारी पड़ जाता, इसलिए तुरंत ही नगर पालिका नहीं लागू किया गया, इसे बाद में लागू किया गया। पहले केंद्र स्तर और राज्य स्तर। अब केंद्र स्तर और राज्य स्तर, इन सारी चीजों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायक अधिकारों को, विधायिका, यहां क्या होना चाहिए, विधायिका अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। यह 3 अनुसूचियां इस प्रकार हैं। पहला है संघ अनुसूची। क्या है, संघ अनुसूची। अब ये जो संघ अनुसूची है, इसमें किन किन चीजों को रखा जाता है, तो वो ऐसी चीजें रखी जाती हैं कि जिसे सिर्फ और सिर्फ हमारा देश संभालता है। अब हमारा देश क्या क्या संभालता है, विदेशी मामले संभालता है, बैंकिंग मामले संभालता है, ऋण संबंधी मामले संभालता है, या फिर जो है व्यापार संबंधी मामले संभालता है। वो सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। जो हमारे देश की रक्षा होती है उसको संभालता है, ऐसी बहुत सारी चीजें वो संभालता है। देखो इस सूची में प्रतिरक्षा मतलब आपकी रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग मतलब संचार से लेकर कोई भी चीज आप देखो, जब एयरटेल हो या जियो हो, उसका अगर रिचार्ज बढ़ा तो किसी एक राज्य में नहीं बढ़ा, पूरे देश में बढ़ा। तो वही चीज है कि जब भी संचार में किसी चीज में बदलाव होता है तो पूरे देश में होता है। और मुद्रा मतलब जब पैसा बंद हुआ 8 नवंबर 2016 को, तो पूरे देश में बंद हुआ, ना कि किसी एक विशेष राज्य में। तो मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, देश भर में इन मामलों में एक ही तरह की नीतियों की जरूरत होती है। इस कारण इन विषयों को संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची मतलब केंद्र, इसको केंद्र ही चलाता है। इसमें कोई भी नियम बनता है तो केंद्र ही बना सकता है, राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है कि संसद ही इसमें नियम बना सकता है या कोई भी परिवर्तन कर सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। संघ सूची के विषयों में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, ये चीजें लिखी हुई हैं, ये बात ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है राज्य सूची। इस सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। मतलब आपके राज्य की पुलिस क्या करती है, उसको भर्ती करने का तरीका, उसको किसको कहां भेजना है, कोई नेता, मंत्री, विधायक आपके राज्य में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, यह आपके राज्य के ऊपर निर्भर है। मतलब अगर योगी बाबा चाहें तो प्रधानमंत्री भारत में आपके यूपी में आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ सकते। इसीलिए देखो ना कि राहुल गांधी जब वे दौरा करते हैं तब वे उन पे कोई ना कोई हस्तक्षेप लगा ही दिया जाता है, लेकिन एक बार पीएम का लगा नहीं लगा। तो ये सब राजनीति, वो सब अलग बात है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इन चीजों को हम समझते हैं कि जो मतलब राज्य है वो अपना चाहे जैसे चाहे जिस प्रकार से कानून बना सकता है, उस पर हस्तक्षेप न्यायालय कर सकता है, ठीक है। और तो व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं।
राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो संघ में था उस पर कानून संसद बना सकती है, राज्य में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और किसी को नहीं। अगला है समवर्ती सूची। अब जो समवर्ती सूची में है, कुछ ऐसे विषय हैं जो कि सिर्फ समवर्ती सूची में रखे गए हैं, जैसे जनसंख्या हो गया, या फिर नदियां जो एक राज्य से दूसरे राज्य में निकलती हैं वो हो गई, शिक्षा हो गया, इसी प्रकार से जैसे डाक हो गया, तो ये सब समवर्ती सूची में रखा गया। जैसे देखो, समवर्ती सूची में वे विषय रखे जाते हैं जिनमें केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी सम्मिलित किया जाता है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है। मतलब दोनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं, अकेले ना राज्य बना सकता है और ना ही संसद बना सकती है। परंतु कभी कभी दोनों में विभेद होने पर केंद्र सरकार ही मूल रूप से कानून बना सकती है। उदाहरण शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी इत्यादि, ये सारी चीजें किसमें? समवर्ती सूची में। मतलब शिक्षा हो गया, गोद लेना हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, वन हो गया, मजदूर हो गया, नदियां हो गई, ये सारी की सारी चीजें आपकी समवर्ती सूची में। अब बात आगे देखते हैं कि अगर कृषि और वाणिज्य, बात समझो, राज्य के विषय हैं तो केंद्र में कृषि और वाणिज्य मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? बताइए, केंद्र में क्यों बनाए जाते हैं? तो भैया इसलिए बनाए जाते हैं, अगर हर एक राज्य के वाणिज्य और कृषि मंत्री हैं, कोई कहेगा 32 रुपया किलो चावल, कोई राज्य कह दिया 32 रुपया किलो चावल और कोई राज्य कह दिया 50 रुपया किलो चावल, तो इन दोनों में विभेद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जनता में क्या होगा? मारपीट, बहुत सारे दंगे प्रसाद शुरू हो जाएंगे। तो इन चीजों को बिल्कुल से दुरुस्त रखने के लिए कृषि और वाणिज्य राज्य के विषय होते हुए भी केंद्र में इनके मंत्री बनाए जाते हैं। जैसे कि भारत के वर्तमान कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, भारत के वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है। अब भारत के केंद्र शासित प्रदेश, आखिर में केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हमने इससे पहले राज्य के बारे में चर्चा की। अब कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो कि विवाद में रहते हैं। आखिर में केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो उनका क्षेत्रफल छोटा होता है, या फिर वो दो राज्यों के बीच में होते हैं, या फिर लगातार उन पर कुछ ना कुछ आपत्तियां लगी रहती हैं, जिससे उस प्रदेश में बहुत सारे विवाद होते रहते हैं। तो इन सब को सही तरीके से बिल्कुल दुरुस्त और सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रपति खुद निगरानी करता है। तो इस प्रकार से 8 यूटी बनाए गए हैं, जिनकी विशेषता क्या है आप देखो। यहाँ भारत में कुछ राज्यों को सीमित अधिकार दिए गए हैं, और यह ऐसे राज्य हैं जो क्षेत्रफल में काफी छोटे हैं, साथ ही इन्हें किसी वर्तमान राज्य में शामिल करना भी संभव नहीं है। मतलब इसे दूसरे राज्य में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव थोड़ा सा सही कर देते हैं कि दमन दीव क्या है, दमन दीव, ठीक है। आगे पुदुचेरी क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश को सामान्य राज्यों के तरीके से समान अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश को सामान्य राज्यों के तरीके से समान अधिकार प्राप्त नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेश संबंधित कानून बनाने का प्रावधान संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से बनाया जाता है। कितनी? 2/3
3 बहुमत अगर है तभी केंद्र शासित प्रदेश में कोई नियम कानून बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। जैसे धारा 370 अगर हटा तो आपको पता होगा कि संसद के दोनों सदनों में पास हुआ पूर्ण बहुमत से, तब जाकर ये धारा 370 हटा, नहीं तो नहीं हटता। ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आगे और करते हैं और बताते हैं आपको अगले पेज पर। यह है आपका यूटी। अब ये जो यूटी है, जैसे दिल्ली, लद्दाख 2 हो गया, 3 जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों के बीच में था। ये कह रहा था पंजाब कि भैया हमारी राजधानी, हरियाणा कह रहा था भैया हमारी राजधानी। तो दोनों लोग आपस में विवाद कर रहे थे, इसलिए उसने इसको क्या करना पड़ा, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ा। दमन दीव ये आप जानते ही हैं। लक्षद्वीप ये भारत से दूर पर था, अगर इसको राज्य घोषित कर लेते पता चलता ही भाग जाता, कहता हम जाओ, हम भारत में रहा भी नहीं करेंगे, हम अपना एक अलग देश बना लेंगे। अंडमान निकोबार, इसको अगर केंद्र शासित प्रदेश ना बनाया जाता तो ये कहता कि भैया हम तुम्हारे देश में शामिल नहीं होंगे, हम अपना एक अलग राज्य बनाएंगे। ऐसे ही पुद्दुचेरी फ्रांस के कब्जे में था। जब इसको जो है उन लोगों से छुड़ाया गया तो सब लोग नहीं गए वहां से, कुछ लोग रह भी गए जो फ्रांस के लोग थे। अगर इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया जाता तो फिर से यहाँ पर वाद विवाद हमेशा होते रहता। लेकिन ये आपको पता है कि जो पुद्दुचेरी है उसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। जैसे माहे हैं, कराईकल है, पुद्दुचेरी है और यनम है। 4 भाग हैं। कौन कौन सा है? तो माहे, यहाँ माहे, कराईकल, पुद्दुचेरी और यनम आंध्र प्रदेश में, इसमें 2 हैं। और इधर कितने हैं? 1 है माहे, और इधर हमने क्या बताया, इधर जो है कराईकल, पुद्दुचेरी, यनम। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि यूटी क्यों बनाए जाते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए, वो हमारे देश से जुड़े रहें, उस पर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की नज़र बनी रहे, इसलिए यूटी बनाए जाते हैं। क्योंकि राज्य को जितने अधिकार होते हैं उस तरह यूटी को अधिकार नहीं मिलता है। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत सारे जो ये लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, पुद्दुचेरी है, ये देश से अलग होने की बात कह देते। अब पुद्दुचेरी में और दिल्ली में विधानसभा भी है, मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री भी चुने जाते हैं। तो यहाँ की जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, बनाए जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अधिकार उनको दिए गए हैं, बाकी कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे सुरक्षा हो गया, पैसे संबंधित मामले हो गए, भूमि संबंधित मामले हो गए, ये अधिकार विधानसभा होते हुए भी उनको नहीं दिया गया। नहीं तो सोचो, दिल्ली में हमेशा कोई ना कोई विदेशी आता रहता है, प्रधानमंत्री हमेशा वहीं आते जाते रहते हैं। अब पता चले अरविंद केजरीवाल कह दें कि आज दिल्ली में जगह खाली नहीं, आज बहुत भीड़ भाड़ है, रास्ता ये वाला बंद है, वहां दंगा हो गया है, इसलिए प्रधानमंत्री इस राज्य में नहीं घुस सकते। तो उनकी हिम्मत नहीं कि घुस जाएं, लेकिन ये अधिकार उनको नहीं दिया गया है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश चाह ले कि फलाने नेता इस राज्य में नहीं घुस सकते, तो उनकी हिम्मत नहीं है, उनको हेलीकॉप्टर वापस लेकर जाना ही पड़ेगा, ऐसा नियम में है। क्योंकि हर कुछ उस राज्य के ऊपर ही निर्भर होता है। तो आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ज़बरदस्त लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि जो जानकारी आप यहाँ से ले रहे हैं वो आपके सारे मित्र भी इसका फ़ायदा उठाएं। और यहाँ स्कैनर आ जाएगा जिसके माध्यम से पूरा PDF आपके मोबाइल पर तुरंत ही स्कैन कर कर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक लेते हैं आप लोगों से विदा, और सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।